नमस्कार, आप सभी का स्वागत करती हूं भारत 24 पर। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा और वक्त है दहाड़ का। जहां जहां पर विपक्ष की हार होती है वहां पर ईवीएम दोषी क्यों हो जाती है? आज ये सवाल इसीलिए क्योंकि कांग्रेस ने हरियाणा चुनाव के नतीजों को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। कांग्रेस का कहना है कि हरियाणा का हर एक वर्ग बीजेपी को नकार चुका था, ऐसे में प्रचंड जीत हजम नहीं होती है। आरोप है कि कुछ विधानसभा क्षेत्रों में जहां पर कांग्रेस की जीत तय थी वहां पर टैंपर्ड ईवीएम लाकर नतीजों को प्रभावित किया गया, बीजेपी के उम्मीदवारों को जिताया गया। दरअसल हरियाणा के नतीजों से पहले तमाम एग्जिट पोल्स कांग्रेस की प्रचंड जीत बता रहे थे। कोई भी सर्वे बीजेपी के पक्ष में नहीं था, लेकिन नतीजे इसके ठीक उलट आए और इसी बात को लेकर कांग्रेस अब चुनाव आयोग पर हमला बोल रहा है। सवाल यह कि जहां जहां पर कांग्रेस या फिर विपक्ष की पार्टियों को जीत मिली, क्या वहां पर ईवीएम सही थी? और सबसे ताजा उदाहरण तो जम्मू कश्मीर चुनाव का है, क्योंकि वहां पर बीजेपी को जीत नहीं मिली है, बल्कि कांग्रेस और उसकी सहयोगी दल नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार बन रही है। तो क्या अगर ईवीएम के दम पर बीजेपी सरकार बना सकती तो ऐसा जम्मू कश्मीर में क्यों नहीं किया? क्या जम्मू कश्मीर में जीत बीजेपी को पसंद नहीं आती है? सवाल यह भी कि अगर ईवीएम के जरिए बीजेपी को जीत दिलाई जा रही है तो 2024 के लोकसभा चुनावों में 400 पार करना तो दूर, 240 पर कैसे सिमटी यही बीजेपी एनडीए? अगर ईवीएम वाकई में टैंपर्ड थी तो पंजाब, कर्नाटक, हिमाचल, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में विपक्ष की सरकारें कैसे बन गई? अगर वाकई में ईवीएम से छेड़छाड़ संभव है तो क्या बीजेपी को गठबंधन की सरकारें चलाने का शौक है? इन्हीं सवालों की आज चर्चा करेंगे। ईवीएम पर उठ रहे सवालों को लेकर मेहमानों से करेंगे बात, लेकिन उससे पहले कांग्रेस के आरोप और बीजेपी का जवाब, वार पलटवार। हरियाणा के चुनाव के नतीजे अप्रत्याशित हैं, आश्चर्यजनक हैं और इसको हम स्वीकार नहीं कर सकते, क्योंकि ये लोकतंत्र की हार हुई है और तंत्र की जीत हुई है। स्वीकार नहीं करते तो चुल्लू भर पानी में डूब मरे। चुनाव हुए, यहाँ तुम्हारे अगेंस्ट हो वहाँ ईवीएम खराब है, जहाँ तुम्हारे हक में हो वहाँ ईवीएम ठीक है। तुम्हारा तो करैक्टर हो गया। ये छोटे छोटे बच्चे, स्कूल के बच्चे भी जानते हैं कांग्रेस के करैक्टर को। अभी हम जयराम रमेश जी और मैं जिस कमरे में बैठे थे वहाँ भी लगातार शिकायतें हमारे नारनौल के कैंडिडेट राव नरेंद्र सिंह हो गए या पानीपत के कैंडिडेट हो गए, 3 जिलों से, हिसार, महेंद्रगढ़, पानीपत, यहाँ से लगातार शिकायतें आ रही कि कैसे बैटरीज जो मशीन की थी वो 99% थी और जिन मशीनों की बैटरीज 99% थी उन मशीनों में नतीजा एक आया, हमें हराने वाला नतीजा आया, और जो मशीनें नहीं, जिनको छेड़ा गया, जिनकी बैटरी 60-70% जो स्वाभाविक है होनी चाहिए थी, उसमें हम जीत रहे हैं हमारे कैंडिडेट। देखिए, जब जब कांग्रेस हारती है वो बहाने ढूंढती है। औंधे मुंह कांग्रेस गिरी है, जनता ने उनको नकारा है और कांग्रेस को आत्मचिंतन, आत्ममंथन भी करना चाहिए कि हार के कारण क्या है, क्यों बार बार लोग राहुल गांधी जी के मॉडल को नकारते हैं। तो आइए दहाड़ की शुरुआत करने से पहले सबसे पहले उन सवालों का जिक्र कर लेती हूं जिसके इर्द गिर्द रहेगी आज की चर्चा। पहला सवाल यही रहेगा कि भाई विपक्ष जीते तो ईवीएम ठीक है, हारे तो फिर गलत कैसे है? दूसरा सवाल ये कि ईवीएम पर सवाल उठाना क्या जनादेश का अपमान नहीं है? तीसरा सवाल, ईवीएम खराब है तो जम्मू कश्मीर में कैसे जीत गई नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस? इधर ईवीएम बीजेपी के साथ तो फिर 400 पार लोकसभा चुनावों में क्यों नहीं हुआ? ईवीएम छोड़ बैलेट सिस्टम में लौटना कितना मुश्किल है? हमारे साथ मेहमानों का खास पैनल इस वक्त मौजूद है। बीजेपी के प्रवक्ता विजय शर्मा हमारे साथ मौजूद है। अब से थोड़ी देर बाद कांग्रेस के प्रवक्ता अब्बास हफीज हमारे साथ मौजूद रहेंगे। पीडीपी के नेता तौसीफ शाह इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दुष्यंत नागर जी राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर स्टूडियो में चर्चा का हिस्सा है और अब से थोड़ी ही देर बाद सौरभ दुबे हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर चर्चा में जुड़ने वाले हैं। अब्बास हफीज जी का मैं इंतजार करूंगी, जैसे ही जुड़ेंगे मुझे जानकारी दीजिएगा। उससे पहले दुष्यंत नागर साहब मैं आपके पास आना चाहती हूँ, क्योंकि मैं इतना समझना चाहती हूँ कि बार बार ईवीएम पर ठीकरा फोड़ना विपक्ष का कितना जायज आपको नजर आता है। हर बार आप कह देते हैं कि ईवीएम बेवफा है, ईवीएम बेवफा है। अरे सारी कसौटी पर खरी उतर गई आपकी ईवीएम। जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस ने मिलकर चुनाव जीत लिया, सरकार बनाने जा रही है। हरियाणा में हार गई तो आत्ममंथन करे ना, हारी क्यों? ईवीएम दोषी कैसे हो सकती है हर बार? तो कोई बात नहीं, एक कसौटी और सही। अगर 140 करोड़ का भारतवर्ष जो पूरी दुनिया में सबसे बड़ा लोकतंत्र है और हमारे डेमोक्रेटिक मॉडल को पूरी दुनिया फॉलो कर रही है, वहां अगर हमारे चुनावों की सच्चाई की अगर परीक्षा होनी है
और प्रमुख विपक्षी पार्टी, कोई इंडिपेंडेंट नहीं कह रहा है, कोई छोटा मोटा राह चलता व्यक्ति नहीं कह रहा है, प्रमुख विपक्षी पार्टी जिसने देश में जो ईवीएम को लेके आई है वो ये कह रही है कि भाई 99% ईवीएम की बैटरी है, तो आप उसकी फोरेंसिक जांच कराइए, कमेटी बनाइए, बात सुनिए। भाजपा तो ट्रोल करने लग गई। अनिल विज जी का बयान, उसको सराहना नहीं की जा सकती, ना उसको स्वीकार किया जा सकता है। लोकतंत्र संवाद से चलता है जी, ट्रोलिंग से नहीं चलता। आप आगे बढ़िए, चुनाव आयोग को आगे आना चाहिए, एक कमेटी का गठन करना चाहिए और उन सारी मशीनों की फोरेंसिक जांच होनी चाहिए, रिपोर्ट आएगी, दूध का दूध, पानी का पानी। बिल्कुल जाहिर बात है कि देश संविधान से चलता है, लेकिन कांग्रेस का जो रवैया है वो संवैधानिक संस्थाओं पर हमले के साथ चलता है। कम से कम हर बार चुनावों में और खासतौर पर हारने के बाद दुष्यंत जी एस्टैब्लिश होता है। और कितनी बार किसी से अग्नि परीक्षा दिलाएंगे भाई? देनी पड़ेगी जी, दिलाएंगे, देखिए देना पड़ेगा, क्यों दिलाएंगे? हर चुनाव में देनी पड़ेगी, दिलाएंगे क्योंकि आप हार गए। जम्मू कश्मीर में क्यों नहीं कहा? जम्मू कश्मीर में क्यों नहीं कहा? 99% कश्मीर में क्यों नहीं कह दिया? जम्मू कश्मीर में क्यों नहीं कह दिया? हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक में क्यों नहीं कह दिया? जब अपनी सरकारें बनाई वहां पर क्यों नहीं कह दिया? 99% बैटरी का होना, रहने दीजिए इसको। नहीं जी नहीं, कन्वीनियंस ये एक असामान्य घटना है, जब आप इसको अपना अनदेखा नहीं ऐसा किया नहीं जा होता सकता। है। ये फिर एक नैरेटिव आप बना दीजिए, ये असामान्य घटना कतई है। नहीं मानेंगे, अरे चुनाव देश हार नहीं गए, मानेगा। असामान्य घटना कैसे है? कैसे चुनाव हार गए, आपकी कौन पार्टी, सी ईवीएम है? आपकी पार्टी लूजर है। कौन सी ईवीएम है जो सुबह से शाम चलने के बाद जिसकी बैटरी खत्म नहीं होती? नहीं होती है साहब, देखने का उसका नजरिया फोरेंसिक होता है, जांच करनी पड़ेगी, देखने का नजरिया होता है। बस हाफिज साहब आपके पास आती हूँ, कांग्रेस के प्रवक्ता इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, फिर विजय जी आपके पास आऊंगे। अब्बास हफीज साहब, ये कह रहा है चुनाव आयोग की हर बार इतनी कसौटी पर हमें आंका गया, हमें जांचा गया, हर बार हम बेदाग साबित हुए। सुप्रीम कोर्ट से लेकर जब हैकेथॉन थी, सब कुछ था, उस वक्त भी कोई आगे नहीं आया। लेकिन आप जब चुनाव जीत जाते हैं तो सब ठीक रहता है, हार जाते हैं तो आपको ईवीएम में दोष नजर आने लगता है। आपको नहीं लगता है हफीज साहब कि इट्स हाई टाइम कि कांग्रेस को यह सोचना चाहिए कि अगर हम चुनाव हार रहे हैं तो हमारी पार्टी की कमी कहां पर है, बनस्पत इसके कि हर बार ईवीएम के आगे आप क्वेश्चन मार्क लगाकर खड़े हो जाइए कि नहीं यहां हम हारे हैं तो यहां ईवीएम में गड़बड़ी हुई है, जहां पर हम जीते हैं वहां पर ईवीएम बिल्कुल ठीक थी। पूर्णिमा जी, आपका काम है सवाल पूछना, हमारा काम है जवाब देना, लेकिन आपको तो बार बार जवाब देना पड़ेगा। हाफिज साहब आपका ऑडियो में एक बार रिकनेक्ट करवाती हूँ। हाफिज साहब आपका ऑडियो में एक बार रिकनेक्ट करवाती हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट जो आप बोल रहे हैं, मैं नहीं चाहती कि वो मिस आउट हो। इसको प्लीज हाफिज साहब को एक बार फिर से जल्दी से रिकनेक्ट करेंगे। तब तक मैं विजय जी आपके पास आ जाती हूँ। विजय जी, सीधा सवाल मेरा, ईवीएम कब तक दोषी, कब तक अग्नि परीक्षा से गुजरेगी? एक ऐसे क्रिटिकल स्टेट में, जम्मू कश्मीर में इतनी शानदार तरीके से चुनाव को संपन्न कराना, हरियाणा में चुनाव को संपन्न कराना, चुनाव आयोग क्या काम कर रहा है इसको लेकर शायद दो शब्द तारीफ के नहीं बोले जाएंगे। लेकिन अगर कोई एक पार्टी हार गई, जो आपने भी एक समय पर किया है, बीजेपी ने भी एक समय पर किया है, लेकिन फिर चुनाव आयोग और ईवीएम पर आप दोष मढ़ देते हैं, ये कांग्रेस का या विपक्ष का कैसा रवैया है साहब? पूर्णिमा जी, देखिए, पहले जो आप बात कर रहे हो मैं समझ गया, आपने आडवाणी जी की बात की है, उसके बाद में तो बहुत कुछ पानी बह चुका है। उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट में बहुत सारी याचिकाएं डाली गई, सुप्रीम कोर्ट में बड़े अच्छे से इसमें बहस हुई। उन्होंने इसका जो भी तकनीकी मामले थे, ईवीएम के कैसे चलती है, क्या होती है, सारा सबको जांचा गया, परखा गया। उसके बाद में चुनाव आयोग ने सारी पार्टियों को न्योता दिया, भाई किसी तरह की कोई खामी है, किसी तरह की कोई हैकिंग हो सकती है तो आइए बताइए। सारी पार्टियों को न्योता दिया गया। और अभी लोकसभा चुनाव के अंदर जस्टिस संजीव दत्ता जी की जो बेंच थी, जो हेड कर रही थी, उसमें बाकायदा यही सारी चीजें थी। संजीव खन्ना जी की जो बेंच थी, उसमें सारी चीजें थी। और उसमें बाकायदा एक इनको प्रोविजन दिया गया कि अगर आपको शक है, कोई बात है, तो 45 दिन का समय दिया गया कि आप पर्चियों पे साइन कीजिए, 45 दिन तक अपना चुनाव आयोग उसको सुरक्षित रखेगा, आप कोर्ट में दावा डालिए, जो भी जिस तरह के आपकी है। तो आप टीवी पे बैठ के, जैसे ही आप हारे हो, आपकी इतनी बड़ी नेता है, वो कह रही है कि भाई आत्म निरीक्षण करने की जरूरत है कांग्रेस पार्टी को, उन्होंने मान लिया। लेकिन ये है कि इन्होंने ऐसे ऐसे षड्यंत्र रचे थे, अब इनको ये लग रहा है कि हमारे षड्यंत्र फेल कैसे हो गए। तो इसलिए इनको लगता है कि भाई आप अगर सुप्रीम कोर्ट से कोई भी फैसला
इनके हक में नहीं आता है तो सुप्रीम कोर्ट दोषी हो जाता है। अगर चुनाव आयोग से कोई फैसला इनके हक में नहीं आता है तो चुनाव आयोग हो जाता है। कोई एक संवैधानिक संस्था बता दीजिए जिसके ऊपर इन्होंने उंगली ना उठाई हो। आप बताइए, हमारे प्रधानमंत्री जो है वो 8-8 घंटे एसआईटी के सामने सवालों के जवाब देते हैं। एक आदमी सड़क के ऊपर नहीं उतरा बीजेपी का, एक किसी बीजेपी के आदमी ने कोई उंगली नहीं उठाई अपना कोर्ट के ऊपर। तो ये चाल चरित्र और चेहरा है कांग्रेस का। आप मुझे बताइए, जम्मू कश्मीर में वही मशीनें थी, वही चुनाव आयोग, वहां अगर एनसी की उसमें सरकार बन जाती है तो इनके लिए सब कुछ ठीक है। कर्नाटक में सरकार बन जाती है, तेलंगाना में बन जाती है, हिमाचल में बन जाती है, ठीक है। हमारा नारा था 400 पार का, हम 240 पे रह गए, तो इनके लिए मशीनें सारी ठीक है। तो ये अच्छा, दूसरा मैं कहता हूं सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा महत्वपूर्ण फैसला आया। उसमें उन्होंने कहा भाई आप शक के आधार पर कुछ नहीं कर सकते, अगर आपको लगता है तो लाइए, तथ्य लाइए। विदाउट तथ्य के आप जो कुछ मर्जी बोल देते हो। अब आप कहते हो, ये कहते हैं 99% मशीन थी। भाई आप दिखाइए, आपके पास दूसरी मशीनों के, इस मशीनों के कहां फोटो हैं, कहां आपके पास तथ्य है, कौन सा तथ्य है जिसके आधार पर आप बात कर रहे हो? वहां होते हैं। मैंने तो कई बार ये देखा है कि जल्दबाजी में वो जोड़ भी ठीक नहीं कर पाते, कहते मेरी तो इतनी वोटें थी। दीपेंद्र, मैं पूर्णिमा जी मैं बताता हूँ, दीपेंद्र हुड्डा जी जोड़ेंगे अब्बास हफीज साहब को, जल्दी से जोड़ेंगे, उनका काउंटर इंपॉर्टेंट है। तब तक दुष्यंत जी एक सवाल रखना चाह रहे हैं। विजय भाई से ये पूछना चाह रहा था, भाई पहली बार कांग्रेस पार्टी सबूत दे रही है, बोल रहे हैं कि भाई 99% बैटरी है, तो उसकी फॉरेंसिक जांच करा दीजिए, इसमें बुराई क्या है? शर्मा जी जो सत्ता में होता है उसकी तो वैसे भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है विपक्ष के सवालों की जवाब देना। बताइए नागर जी, 5 सेकंड का जवाब देना चाहता हूँ। ये हमारी जिम्मेवारी नहीं है, वो संवैधानिक संस्था चुनाव आयोग की है। आप कोर्ट जाइए, चुनाव आयोग में जाइए, लेकिन पूरे आप प्रकरण को, तो चुनाव आयोग को आप डिफेंड क्यों कर रहे हैं? आप चुनाव आयोग को डिफेंड क्यों कर रहे हैं? अगर विपक्ष आरोप लगाएगा तो आप आगे आ जाएंगे कि हम हैं चुनाव आयोग, और फिर जवाब देने की बात आती है तो चुनाव आयोग जाओ, कोर्ट जाओ। ऐसा मत करिए, एक काम करिए। दुष्यंत जी सुनिए, मैंने क्या बोला है? मैंने ये बोला है कि आप मुझे बताइए, जयराम रमेश जी किसी ने तथ्य रखा है सामने? आपके पास तथ्य है? अरे भाई आप मौका दीजिए ना उनको, आप मौका कहाँ दे रहे हैं? कोर्ट खुली पड़ी है, आप तो ट्रोलिंग पे लग गए सब। कितनी बार बात करिए, बात दिया करिए, जाएगा ये बताइए। क्यों नहीं? कितनी बार मौका दिया जाएगा, क्यों दिया जाएगा? जब आप किसी की नियत समझ गए हैं, पूर्णिमा जी नया तथ्य आया है, देना पड़ेगा। हाफिज साहब, नया तथ्य है। अब्बास हाफिज साहब, मेरा सवाल आपको मैंने पहले मेंशन कर दिया था, मैं चाहूंगी कि उसका आप जवाब दीजिए। और मैं ये समझना चाहती हूँ कि आखिर कब तक आप लोग सवाल उठाते रहेंगे ईवीएम पर, चुनाव आयोग पर, और कब तक आपको ईवीएम जो है, आपको ईवीएम तो खैर कुछ कह ही नहीं सकती, लेकिन चुनाव आयोग आपको बार बार क्लैरिटी और एक्सप्लेनेशन देता रहे, क्यों? पूर्णिमा जी 5 सेकंड का मेरा जवाब दीजिए। विजय जी फिर समय मिलेगा, विजय जी मिलेगा समय, रुकिए जरा, रुकिए। सबसे पहली बात यह है पूर्णिमा जी कि अगर चुनाव आयोग कोई एक पूरा प्रोसेस करा रही है, तो देश के जिसमें सरकारों का सवाल है तो उनको बार बार जवाब देना पड़ेगा, आशंकाओं पे, शंकाओं पे। और मुझे लगता है कि आपको भी आपका काम है सवाल पूछना, हमारा काम है जवाब देना। आप भी सवाल सुनिए और जवाब सुनिए, सवाल पूछिए। आपको क्या जरूरत है इतना ज्यादा उस पर हमें स्कूलिंग करने की? लेकिन आपका जो जी चाहे आप कर सकते हैं। हैकाथॉन की बात, आपकी सलाह के लिए बहुत बहुत धन्यवाद साहब, थैंक यू वेरी मच। अब सवाल जो मैंने पूछा उसका जवाब देंगे। हैकाथॉन के ऊपर जो बात कही गई, यहाँ पे हैकाथॉन कराया जरूर गया था, और एक नकली ईवीएम से हैकाथॉन नहीं होता है, लोकलाइक ईवीएम से हैकाथॉन नहीं होता है। जो ईवीएम्स इस्तेमाल की गई हैं उनको हाथ में देने का काम था, हाथ लगाने देने की भी अनुमति नहीं थी, और वो ईवीएम से धारा की नहीं गई। छोड़ दीजिए, वो इतिहास हो गया। अगर आज बैटरीज के ऊपर एक सबसे बड़ा सवाल उठा रही है पॉलिटिकल पार्टी कि जिन बैटरीज में हम जीते हैं, जिन ईवीएम से हम जीतते वो दिख रहा है वो 60-70% है, जिन ईवीएम में हम हारे हैं वो 99% चार्ज है। देखिए बहुत बड़ा सवाल है, इसके ऊपर ट्रोलिंग से काम नहीं चल सकता है, ना ही भारतीय जनता पार्टी का, और बार बार कसौटी पर उतरना पड़ेगा चुनाव आयोग को। भारतीय जनता पार्टी भी इसके विरोध में रह चुकी है। आज अगर हर पॉलिटिकल पार्टी ईवीएम की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े करती है, हम तो जब पंजाब जीते थे हमें याद था, हमने पंजाब जीतने के बाद भी कहा था कि हम ईवीएम के ऊपर आज बैलेट पेपर पे चाहते हैं, पारदर्शिता चाहते हैं, और पारदर्शिता इस देश के सबसे बड़ा जो लोकतंत्र है दुनिया का, इसके लिए जरूरी है सरकारों में। हो सकते हैं हम
हमसे भी गलतियां हुई होंगी, कोई चुनाव के संबंध में हमने कोई चूक की होगी, उससे भी विचार करेंगे। अच्छा ठीक है, लेकिन चलिए चुनाव आयोग एक से एक शिकायत जल्दी तो से करेंगे ना। काउंटर सवाल आपसे ले लेती हूं मैं, और मुझे हाफिज साहब की आवाज मुझे सीधे मेरे ईपी में भी दीजिएगा जरा। हाफिज साहब मुझे ये बताइए कि आपको चुनाव आयोग पर कोई भरोसा नहीं, ठीक है चलिए छोड़ देते हैं, सुप्रीम कोर्ट और उसके फैसले पर तो आपको यकीन है? देखिए, सबसे पहले बात है ये लोकतंत्र है, ना ही चुनाव आयोग से कोई ऐसी हमारी पर्सनल हाफिज साहब की आवाज देंगे मुझे ईपी में, बोलिएगा हाफिज साहब। सुप्रीम, देखिए सबसे पहली बात, ना ही मैंने कहा कि हमें चुनाव आयोग पे कोई भरोसा नहीं है। चुनाव आयोग हो, सुप्रीम कोर्ट हो, सब पे भरोसा है, लेकिन ये लोकतंत्र है। अगर लोकतंत्र में देश का सबसे बड़ा विपक्षी दल कोई आपत्ति दर्ज कराता है या सबसे छोटा विपक्षी दल भी कराए, तो उसके ऊपर बार बार संतुष्टिजनक जवाब मिलना चाहिए। ठीक है, पॉइंट टेकन। सौरभ दुबे जी जल्दी से आपके पास आते हैं, फिर उसके बाद तौसीफ शाह साहब आपके पास आऊं। ठीक है, बोलिए बोलिए विजय जी, बोलिए जी। मैं दोनों की बातों का जवाब दे देता हूं। आप मुझे बताइए, कैंडिडेट के सामने उनके जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं उनके सामने उसके ऊपर साइन होते हैं, उनके मशीन के ऊपर चेक कराया जाता है, उनके सामने खोला जाता है, तो आप मुझे बताइए, और उसकी आप निगरानी करते हो 24 घंटे। जहां मशीनें रखी जाती है उसमें स्ट्रांग रूम बोलते हैं। अब एक मिनट बीच में नहीं बोला था मैं आपके, आप बीच में मत बोलिए, मैं आपके किसी के बीच में नहीं बोलता हूँ। आप सुनिए जरा, आप अपने समय पे जवाब दीजिएगा। आप मुझे बताइए, आपने चुनाव आयोग को शिकायत की, चुनाव आयोग में आपने कौन सा तथ्य रखा, जरा यहाँ भी मीडिया में भी दिखा दीजिए, दिखाइए कौन सा फोटो आपके पास, कौन सा आपके पास प्रमाण है? अरे भैया, शिकायत करने में कुछ नहीं जाता है ना, आप सुप्रीम कोर्ट में बोल दीजिए। तो इसलिए ये झूठे मेराजी खत्म होना चाहिए विजय जी, आप चुनाव आयोग के ऊपर नहीं है, तथ्य आपके सामने रखें, फर्जी आप जो मर्जी होंगे वहां रखें। हाफिज साहब सुन लीजिए पहले, हाफिज साहब सुन लीजिए क्या कह रहे हैं, सुन लीजिए पहले उनको, सीबीआई उनको सुन लीजिए। ना समझे मेरी समझ में वो ना समझे, ठीक ये है, समझ कर भी ना समझ रहे हैं, वो ना समझे। ठीक है, चलिए सौरभ दुबे जी आपके पास आते हुए, प्रतिक्रिया आती है 2 चुनावों में आए नतीजों के बाद। जम्मू कश्मीर में कहा जाता है कि लोकतंत्र की जीत हुई है, वहां की आवाम ने अपना फैसला सुना दिया है, लेकिन हरियाणा का जब चुनाव आता है तो ये कहा जाता है कि लोकतंत्र की हार हुई है और तंत्र की जीत हुई है। 2 राज्यों में सेम मशीनरी, सेम संवैधानिक संस्था अपना काम करती है, लेकिन जब नतीजे आते हैं तो दोनों की स्वायत्तता के साथ साथ विश्वसनीयता पर सवाल खड़े हो जाते हैं। एक राज्य में और एक राज्य में ऐसा कुछ भी नहीं होता है, और ये रिपीटेडली हो रहा है, रिपीटेडली बार बार हर के बाद यही होता है। ये कहना कितना जायज है कि अगर एक बड़ी विपक्षी पार्टी ये कह रही है कि भाई आप जांच करवाइए, तो चुनाव आयोग ये करवाए, भले ही सुप्रीम कोर्ट कह चुका हो। सुप्रीम कोर्ट कितनी बार उन याचिकाओं पर पर्ची के मिलान से लेके वीवीपैट से लेके अपने ऑब्जर्वेशंस दे चुका हो, लेकिन क्या हर बार सवाल उठाए जाएंगे और हर बार चुनाव आयोग को इनको संतुष्ट करना होगा कि नहीं जी हम गलत नहीं है, हमारी ईवीएम ठीक है? देखिए, लोकतंत्र का जब पर्व होता है तो उसमें किसी की भी जीत हो, कोई भी राजनीतिक पार्टी की जीत हो, उस जीत के जश्न को, और अगर हार हो तो हार के जो है मातम को जो है अगर आप मनाते हैं तो बहुत ही आपको जनता का जो दिया हुआ जनादेश है इसको बहुत ही विनम्रता से स्वीकार करना चाहिए। कोई भी राजनीतिक पार्टी हो, भारतीय जनता पार्टी अगर कश्मीर में हारी है तो बहुत विनम्रता से उसने स्वीकार किया। उसने कहीं पर भी ये आरोप नहीं लगाया कि ईवीएम मशीन खराब हो गई, चुनाव आयोग ने गड़बड़ी कर दी। और दूसरी तरफ हरियाणा के अंदर अगर कांग्रेस पार्टी हारती है तो उसको, मुझे लगता है, जो मेरा मत है कि उसको बड़ी ही विनम्रता से इस हार को स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि देखिए जनता का जनादेश है, और जनता के जनादेश को अगर आप नहीं मानते हैं तो वो कहीं ना कहीं जनता का अपमान है। आप पहलवानों के मुद्दे पर, किसानों के मुद्दे पर, महिला के मुद्दे पर, नौजवानों के मुद्दे पर जनता की अदालत में गए थे। जिस नैरेटिव को आपने लोकसभा के चुनाव के समय सेट किया था, उसी नैरेटिव को लेकर के आप हरियाणा के चुनाव में भी गए थे। वहां की जनता ने जब आपको यह फैसला दिया कि जो आपकी जाट की सीटें हैं, जाट बाहुल्य सीटें, वहां पर भी भारतीय जनता पार्टी को जिता के भेजा। जो किसानों की अगर नाम पर जो है आप कह रहे थे कि किसान वोट नहीं करेंगे, उन्होंने भी भारतीय जनता पार्टी को वोट किया। जाटों के अंदर विनेश फोगाट की जो अपनी सीट है, जिसमें 1,35,000 जाटों का वोट है, उसमें मात्र वो 65,000 सीटें तो उनको मिली हैं, जिसमें 4,000 के मार्जिन से वो जीती हैं। तो इस आकलन को क्या आप गलत सत्यापित के चुनाव आयोग में जाइए या सुप्रीम कोर्ट में जाइए, ये आंकड़े तो आप कहीं भी गलत साबित नहीं कर पाएंगे। हाँ, निश्चित रूप से लोकतंत्र के अंदर आपको अधिकार है, पहले भी विपक्ष जो है वो जा चुका है सुप्रीम कोर्ट के अंदर लगातार ईवीएम के ऊपर। वहां पर बकायदे सुप्रीम कोर्ट ने इनको कहा कि आप लोकतंत्र की मर्यादा को बनाए रखिए। लोकतंत्र की मर्यादा इसी में है कि जब आप चुनाव में जाएं,
आपको जब चुनाव में जाते हैं, चुनाव में जीत हार के बाद लगातार ईवीएम पे, चुनाव आयोग पे, संवैधानिक संस्थाओं पे आपको आरोप नहीं लगाना चाहिए और बाकायदे क्लीन चिट दी वहां पर चुनाव आयोग को। लेकिन फिर आपका अधिकार है, मैं कह रहा हूं आपको जाना चाहिए निश्चित रूप से, क्योंकि आपका तो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आपने कही कि हमें 12 सीटों में गड़बड़ी लग रही है, तो आपके नेता तो कल जा ही रहे हैं ना। ठीक है, उनको कौन रोक रहा है? उनको तो कोई नहीं रोक रहा। अधिकार है और बिल्कुल अधिकार है। लेकिन सुन लीजिए, अब सुन लीजिए आकलन पूर्णिमा जी, एक आकलन बता रहा हूं मैं कि ये जो तथाकथित मोहब्बत की दुकान है, ये जो तथाकथित मोहब्बत का गठबंधन है, इसमें जो बेवफाई का खंजर है वो हमेशा कांग्रेस पार्टी के हाथों में होता है। आम आदमी पार्टी, आपको पता है आंकड़ा 5 ऐसी सीटें हैं जहां पर सीधे तौर पे कांग्रेस पार्टी को आम आदमी पार्टी ने हराया। और ये भी कह रहे हैं कि कांग्रेस को इस हार से सीख लेने की जरूरत है। बिल्कुल, और 9 ऐसी सीटें हैं जहां पर कांग्रेस के निर्दलियों ने कांग्रेस को हराया है। तो भाई आप ईवीएम को लेकर के जाइए, चाहे सुप्रीम कोर्ट जाइए, लेकिन ये जो आपको हार का आकलन करना चाहिए था, इससे आप कब तक बचते रहेंगे? क्योंकि अगला चुनाव फिर आने वाला है। अगर आपने अपने हार का आकलन नहीं किया, चिंतन मंथन नहीं किया, तो अगले चुनाव में आपके कार्यकर्ता ही निराश होंगे। ठीक है, इस पर हाफिज साहब जवाब देना चाहते हैं, लेकिन उससे पहले तौसीफ शाह आपके पास आना चाहूंगी, क्योंकि जम्मू कश्मीर के चुनाव में पीडीपी का प्रदर्शन सर बहुत खराब रहा। ये कहने में भी मुझे खराब लगता है, लेकिन रहा खराब, जो आंकड़ों में रिफ्लेक्ट होता है। लेकिन अब ये बताइए कि अगर आपका प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा, तो आप उसमें अपने घटते हुए जनाधार को आप देखते हैं, आप अपनी पार्टी के परफॉर्मेंस को देखते हैं, आप देखते हैं कि शायद आपने बीजेपी के साथ कभी अलायंस किया था, उसका खामियाजा आपको उठाना पड़ रहा है, या आप जनता को कन्विंस नहीं कर पा रहे हैं, या फिर जहां जहां आपके कैंडिडेट लड़े वहां पर ईवीएम दोषी है। तौसीफ शाह साहब अनम्यूट करेंगे। शाह साहब वेरी वेरी गुड इवनिंग जी, पूर्णिमा जी और सारे पैनलिस्ट को भी मेरी तरफ से गुड इवनिंग। मैं तो यही कहूंगा कि जैसे जम्मू कश्मीर में जो चुनाव हुआ, हाँ हमको एक शक था कि शायद उसमें कुछ गड़बड़ हो ईवीएम में, पर ये पहला इलेक्शन है कि जिसमें हम ये मान रहे हैं कि बिल्कुल भी ईवीएम में कोई गड़बड़ नहीं हुआ, जो बिल्कुल नॉर्मली ईवीएम यहाँ पे रहे, जैसे कि जो भी लोगों का जनादेश था, जो उनका जो फाइनल डिसीजन जो लोगों का था, जो लोगों का डिसीजन आया। पर हम ये भी नकार नहीं सकते, हाँ मैं ये कह रहा हूँ कि जम्मू कश्मीर में बिल्कुल भी कोई छेड़खानी नहीं हुई है, बिल्कुल ईवीएम के साथ। जबकि हम देखें कि हमारे यहाँ पे 3 फेजेस में इलेक्शन हुआ और हरियाणा में सिंगल फेज हुआ, तो यहाँ हमको कहीं भी नहीं लगा अगर कोई छेड़खानी करनी होती तो शायद बीजेपी जम्मू में ही अपनी छेड़खानी कर लेती या श्रीनगर में कर लेती। तो मगर ये भी हम नकार नहीं सकते कि जहां पर कोई इलेक्ट्रॉनिक चीज है, जहां पर कोई प्रोग्रामेबल कोई भी गैजेट लगता है, वो चीज हैक हो सकती है। वो चीज मैं बेसिकली इसी आईटी बैकग्राउंड से आता हूँ, ये कहना नाजायज होगा कि बिल्कुल भी हैक नहीं हो पाए। हाँ हैक हो पाएगा, पर उसमें एक बहुत बड़ी एक ये चाहिए कि जिसने बनाई है वो भी साथ होना चाहिए, जो चला रहा है वो भी साथ होना चाहिए। तो अगर इनका ये आरोप है कि सब के सब मिले हुए हैं, तो फिर शायद हो सकता है, पर नॉर्मली अगर देखा जाए, जम्मू कश्मीर के हवाले से बात करूंगा, जम्मू कश्मीर में हमको इस बार नहीं लगा। ये जो लोगों का वर्डिक्ट था वो हमने एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है, अब्बास साहब आपका काउंटर सर। पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ पूर्णिमा जी, ये पूरा विवाद जो है स्लो काउंटिंग का हो, जो राउंड्स के रिजल्ट्स थे उनके अपलोड लेट में देरी होने का हो, हर बार होना, उन राज्यों में ज्यादा होना जहां बीजेपी बहुत अपनी मुंह उठाने वाली है, चुनाव आयोग को बार बार कटघरे में खड़ा करता, हमको भी अच्छा नहीं लगता और हम भी नहीं चाहते। एक चुनौती थी, अभी भी मान लें, महाराष्ट्र का चुनाव आने वाला है, इस महाराष्ट्र के एकमात्र राज्य के एक बार चुनाव बैलेट पेपर पे करा के देखिए, सारा विवाद खत्म हो जाएगा, सारी चीजें खत्म हो जाएंगी, हम बोलने के लायक भी नहीं बचेंगे। हो सकता है भारतीय जनता पार्टी डंके की चोट पे कहा करेगी, चुनाव आयोग भी कहा करेगा, साफ करा के दिखा दिया एक राज्य का चुनाव। तो एक बात बताइए, पूरा देश नहीं, हाफिज साहब ये बताइए, पहले होता था ना बैलेट पेपर पर चुनाव, होता था ना पहले होता था ना, तो कौन लेकर आया फिर उसके बाद ईवीएम? कौन लेकर आया? कोई भी आया, हम बदलते समय के साथ बदलने की बजाय हम सारे रिसोर्सेज हम आगे सोच रहे हैं कि 1 नेशन 1 इलेक्शन तक बढ़े। हम सोच रहे हैं कि इतनी रिसोर्सेज, हाफिज साहब हम लोग ये सोचते हैं कि इतनी रिसोर्सेज जो है, इतनी रिसोर्सेज जो है, जो शायद आती हैं आपके मेरे बाकी लोगों के जनता के टैक्स के पैसे से, वो कहां पर खपती हैं? वो होती हैं हर राज्य में हर 2 महीने बाद एक चुनाव होने के साथ। हम सोचते हैं कि हम आगे की तरफ बढ़े, आप चाहते हैं कि हम पीछे 100 कदम ले लें।
तो जब पहले अगर इतनी ही बढ़िया था, बैलेट पेपर से वोटिंग हो सकती, फिर ईवीएम की तो जरूरत ही नहीं थी ना तब। देखिए मैं भी तो यही कह रहा हूँ हाँ। कि अब जो उसका जो एक बिल्कुल मॉडर्नाइज वर्जन आया है, जिसपे इतने सारे सवाल खड़े हो रहे हैं, लॉजिकल जवाब दे रहा हूँ। एक राज्य जो है इलेक्शन कमीशन ईवीएम को छोड़ के बैलेट पेपर पर करा के देख ले, परिणाम साफ हो जाएगा, सामने आ जाएगा। किताब लिखने वाले लोग हैं। पूर्णिमा जी किताब लिखी थी इन्होंने। इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व उप प्रधानमंत्री जी ने उसके पर फॉरवर्ड लिखा था। ठीक है, ये भी संतुष्ट जल्दी से इसका जवाब 30 सेकंड में विजय जी देंगे। विजय जी 30 सेकंड में देंगे। ये जो बार बार बैलेट पेपर की बात होती है, भाई सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको लेकर अपनी ऑब्जर्वेशंस तो क्लियर कर ही दी है ना। जी देखिए अब्बास जी को मैं बताना चाहता हूं, जबकि आप बात कर रहे हो उसके बाद में तो बहुत ज्यादा पानी बह चुका। उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट का एक नहीं कितनी सारी याचिकाएं उन्होंने निपटा दी और उनकी ऑब्जर्वेशन आ गई और साफ उन्होंने बता दिया कि आप शक के आधार पर नहीं कर सकते। तो आपके पास अगर कोई प्रमाण है, एक मिनट सुनिए, अगर आपके पास कोई प्रमाण है तो सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खुले, आप जाइए। आप सब बीच में नहीं इंटरप्ट करिए सर, आपके समय में कोई नहीं कर रहा है। तो शैलजा जी से पूछिए कि जाके उन्होंने खुद कहा है कि कांग्रेस ने डुबाया है। ठीक है, वो अलग बात है विजय जी, वो अलग बात है, वो अलग बात है। आप कुमारी शैलजा की बात करेंगे, फिर मैं अनिल विज का नाम लेकर आऊंगी, फिर बहस कहीं और चली जाएगी। ठीक है, उस तरफ नहीं जाएंगे। ठीक है, हाफिज साहब अपनी बात रखिएगा सब 20 सेकंड में, फिर उसके बाद दुष्यंत जी, सौरभ जी आपके पास आऊंगे। सबसे पहली बात यह है पूर्णिमा जी कि जब विरोध विपक्ष ने राष्ट्रीय अगर कोई बात कही और रिकॉर्ड पे कही और उस व्यक्ति को सांसद बनाया राज्यसभा से, तो क्या गया? तो जब वो झूठ बोल रहे थे या अब ये झूठ बोल रहे हैं, तो झूठ तो ये कहीं ना कहीं बोल रहे थे। आज जब हर एक असंतुष्ट है और हर एक राजनीतिक दल उस पर आपत्ति करता है, तो उस आपत्ति को दूर करना जरूरी है, ना कि उस पर ट्रोलिंग करना, ना कि उसको डेविएट करना। हम भी कहते हैं चुनाव आयोग आपकी सहयोगी पार्टी के बैठे हुए हैं, वो कह रहे हैं चुनाव आयोग की अपील पर ठोक रहे हैं। चुनाव आयोग संतुष्ट करे, चुनाव आयोग वो अरे अब आपके बीच में बोल रहे हैं, आपको किस अनुमति देती बीच में बोलने की? मैंने तो रोक दिया गया था। आप यहाँ कैसे बोल रहे हैं बीच में? आप रुकिए ना अपने समय के चिल्लाने लगे। अब आपके मैंने जख्म पर नमक छिड़क दिया, आपको तकलीफ होने लगी। नरसिम्हा राव जी ने क्या सच्चाई लिखी थी किताब में। अच्छा एक बात बताइए हाफिज साहब, एक बात बताइए, आपकी 2019 में साहब कितनी सीटें आई थी हरियाणा में? आज सबसे बड़ा 35 आई थी, सबसे बड़ा विषय ये नहीं है। मैं ये पूछ रही हूँ 2019 में आपकी कितनी सीटें आई थी सर हरियाणा में? 30-31 आई। 31 सीटें आई थी। इस बार सर कितनी सीटें आई हैं? आप तुलना किस चीज की कर रहे हैं? मैं पूछ रही हूँ कि कितनी सीटें आई हैं सर इस बार? नहीं तो क्या वो आपको ही मालूम है मजा, पर उसकी तुलना किस बात है? आप मेरा जब जवाब देंगे उसके बाद आप सवाल का संदर्भ समझ पाएंगे ना। तो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। मैं बस पूछ रही हूँ सर कितनी सीटें आई हैं इस बार? 37 सीटें आई हैं ना आपकी 37 सीटें आई हैं। आपकी 37 सीटें आई हैं, 37 सीटें आई हैं। 31 से आप 37 पे गए सर 2019 के बाद 2024 में। आपका जो वोट प्रतिशत था वो 2019 में आपका लगभग 28% के आसपास था, जो कि अब 39% हुआ है। मतलब इसमें आपने 11% का उछाल दर्ज किया है। मैं ये कहती हूँ कि अगर ईवीएम को टैंपर्ड ही करना था इस पार्टी को, मान के चलिए हाइपोथेटिकली, मैं आपकी सारी बातें मान लेती हूं, अगर इनको ईवीएम को टैंपर्ड करना था तो आप ये बताइए कि आपको 11% का उछाल वोट परसेंट में कैसे मिलता? आपकी नंबर ऑफ सीट्स कैसे बढ़ती? आपकी नंबर ऑफ सीट्स कैसे बढ़ती? और अगर इनके पास इतना ही मादा है इस ईवीएम को टैंपर करने का, तो फिर 240 सीटों पर लोकसभा चुनाव में क्यों सिमट जाते ये बताइए? भाई बनाते ना 400 पार, हाथी में इनके है तो कर लेते ये, क्यों नहीं किया ये बताइए? आपकी नाराजगी मैंने सुन ली, आपकी नाराजगी नोटेड है। अरे इसको नाराजगी नहीं कहते हैं, इसको फैक्ट्स पर सवाल कहते हैं, इसको फैक्ट्स पर सवाल कहते हैं। खैर मैं फैक्ट्स इसको बता रही हूँ, ठीक है सर, बिल्कुल ठीक बात है। आपको फैक्ट्स बता के कोई फायदा नहीं है। आप एक नैरेटिव पे चलने वाले लोग हैं, आप उसी नैरेटिव पर बात करते हैं। फैक्ट्स पर आप बात कहाँ करते हैं? आप फैक्ट्स पर बात करते ही नहीं है। तो बेवजह की अनर्गल बातों से अब्बास हफीज बचिए। मैं यहाँ पर सुनिए हफीज साहब, मेरी बात सुनिए, शांत होकर पहले मेरी एक बात सुनिए, मेरी बात एक बार शांत होकर सुनिए। मैं कोई यहाँ पर नई नवेली पत्रकार नहीं बैठी हूँ जो बिटवीन द लाइंस रीड नहीं करना जानती, अगर आपको लगता है कि आप कुछ भी बोलकर निकल जाएंगे और आपको कुछ काउंटर नहीं मिलेगा, तो आई एम सॉरी, यू आर एट फॉल्ट। नाउ लेट्स टॉक ऑन द फैक्ट्स।
फैक्ट्स पर बात आप करिए, मेरे- आपके फैक्ट्स फैक्ट पर की बात करिए, फैक्ट सुन जो लीजिए। सवाल पूछा उस पर बात आपके करिए। फैक्ट में मुझे आपके मत फैक्ट में बताइए कि मेरा मेरी फैक्ट नाराजगी सुनिए। है या मेरा सवाल है। आपने कहा 11% की उछाल अगर किसी पार्टी को मिली है, वो 11% में 2% के भी उछाल में स्विंग आ जाता है सीट्स के कन्वर्जन में। आप किसी भी पॉलिटिकल साइंटिस्ट से ये पूछ लीजिए, 11% की हमारी उछाल है और उसका कन्वर्जन अगर सीट में नहीं है, तो ये खुद बताता है कि ये काउंटिंग स्लो क्यों हुई थी। अच्छा। तो बीच में हमें हस्तक्षेप करना पड़ा कि काउंटिंग तेज, आप रिजल्ट जो है अपलोड करने में देरी क्यों कर रहे हैं, ठीक है। तो 2-3 घंटे की देरी हो रही थी। ये शंका का जो कांटा है वो बहुत ज्यादा एक तरफ इशारे में लेके जाता है, क्योंकि हम शंका भी अपनी जाहिर नहीं करें, क्या हम अपने सबूत भी नहीं दें, क्या हमारी जो आपत्ति है उसको भी दर्ज नहीं कराएं। अगर वो आपत्ति हम दर्ज कराते हैं, 11% का अगर उछाल किसी राजनीतिक दल को राज्य में मिलता है 5 साल में 2% में, और वो कन्वर्जन में सीट को उतना नहीं दिखता है, और उसके बाद सारे फैक्टर साथ में होते हैं, ठीक तो है। हम लेके जहाँ गए हैं उचित फोरम पे पॉइंट लेके गए टेकन, हैं। बिल्कुल पूर्णिमा जी जिस जवाब फोरम दें। पे जाना चाहिए, पूरे बिल्कुल लेके बिल्कुल, और जाएंगे। आपको पूरा अधिकार है हाफिज साहब, बिल्कुल पूरा अधिकार है आपको कि पूर्णिमा आप जी, राइट दो फोरम महत्वपूर्ण पे बातें हैं। जाइए, अपनी शिकायत रखिए, अपनी शंकाओं को दूर करने की कोशिश कीजिए, लेकिन फिर घूम फिर के सर कुछ कॉन्ट्रडिक्शंस आ जाते हैं, इसीलिए सवाल पूछे जाते हैं। विजय जी जवाब जल्दी से देंगे, फिर उसके बाद जी। मुझे बाकी मेहमानों के पास इन्होंने दो महत्वपूर्ण बातें इन्होंने की। एक तो इन्होंने कहा कि हमारा वोट प्रतिशत बढ़ा तो हमारी सीटें क्यों नहीं बढ़ी। श्रीमान जी, ये तो सामान्य सी बात है, जो आप सीटें बढ़े हो पैच में बढ़े हो और वहां बड़े अच्छे मार्जिन से जीते हो, जैसे कि आपके नुहू एरिया में, मेवात में, जैसे कि आप रोहतक बेल्ट में, तो मेरा वो मूल वोट पॉइंट प्रतिशत नहीं में तो था। काउंट होगा। मैंने एक मिनट पूर्णिमा जी सुनिए। की एक फैक्ट के ऊपर अरे भाई जवाब साहब, दिया आप था। बीच में आपको ये बीच वो में भी बोलने एक की कोई हिस्सा है, बीमारी अगर है आप क्या? उसके ऊपर करा, आपने आपको बीच में बोला था बोलने की मुझे, बीमारी है क्या? आपने भी तो बोला था बीच में मुझे, आपने नहीं ठीक बोला है, था कोई मुझे बीच में। कंपटीशन नहीं है हाफिज साहब, हाफिज साहब बड़ी कोई तकलीफ हो गई कंपटीशन विजय जी नहीं है, आपको। कोई कंपटीशन नहीं है यहाँ दूसरा मैं पर। ये सबसे कहता पहला हूँ, सवाल था मैं ये मेरा, कहता हूँ, कोई जो आपत्ति कंपटीशन थी कि नहीं है, स्लो क्यों 12th क्लास थी, का कोई काउंटिंग उस पर कंपटीशन नहीं जवाब लड़ रहे दीजिए हैं ना, आप। क्या देगा वोट आपने के बोला ऊपर। तो मैं बोलूंगा, मैंने बोला तो आप बोलेंगे, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो वोटिंग पूर्णिमा जी, गिरी, ठीक तो है। काउंटिंग गिरी दूसरा ठीक तो है, मैं इनकी जवाब बात इनको सुनिए देता पहले, हूं। जल्दी से। आप मुझे बताइए, 24 घंटे हो गए चुनाव आयोग का, आपने कौन सा एक भी प्रूफ बताइए कौन सा दिया है? ठीक है, आप चुनाव आयोग में बैठे हुए हैं क्या? मशीन में खराबी थी। चलिए कोई चुनाव बात आयोग नहीं, आपको रिपोर्ट कर उनका रहा है उनका क्या? अधिकार है चुनाव आयोग में जाने का, वहां वो क्या देते हैं क्या नहीं देते, और देंगे तो आपके सामने भी विजय जी होगा आपको ना, रिपोर्ट कर रहा है वो इस चुनाव बात आयोग का क्या? जवाब देने के लिए यहाँ पर बाध्य नहीं है ना कि उन्होंने क्या वहां पर सबूत दिए और क्या नहीं दिए। दुष्यंत नागर साहब, सौरभ जी अब आपके पास आती हूँ, फिर एक अंतिम प्रतिक्रिया तौसीफ शाह साहब आपसे मैं लूंगी। दुष्यंत साहब, ये कुछ ऐसी बातें तो फैक्चुअली है ही ना जिसका जिक्र अभी बीजेपी के प्रवक्ता भी कर रहे हैं, फिर वो कॉन्ट्रडिक्शंस भी हैं जिनका जिक्र मैंने हफीज साहब से किया है। क्लैरिटी कैसे मिलेगी? सिर्फ इसी से मिल जाएगी जो आप भी पहले कह ही रहे थे कि भाई चुनाव आयोग क्लियर कर दे? हाँ बिल्कुल, बस, और देखिए कुछ नहीं है रास्ता। क्लियरिटी मिलना जरूरी है। विजय भाई को तो याद होगा, विजय जी ने तो खूब देखे हैं बैलेट से चुनाव, तब भी शिकायतें होती थी। मतगणना से पूर्व दोबारा उपचुनाव होता था बहुत से बूथों पे, बैलेट के समय भी बैलेट के समय भी होती थी, और बैलेट चुनाव के समय रद्द भी होता था, शिकायतें होती, ठीक। पूरे बूथ का पोलिंग स्टेशन का चुनाव रद्द हो जाता था, और मतगणना से पूर्व में दोबारा चुनाव होता था। इसी तरह की एक कांग्रेस पार्टी ने कहा है कि भाई, एक प्रत्याशी कह रहे हैं कि मेरे यहाँ वो ईवीएम जिसमें बीजेपी जीती है 99% चार्ज है, और जो नॉर्मल है वो 60 से 70% चार्ज है। चुनाव आयोग को क्या करना चाहिए? सिर्फ एक कमेटी का गठन करे, उनको निकाले, उनकी फॉरेंसिक जांच कराए, और अगर कुछ गड़बड़ है तो उनका चुनाव रद्द करके दोबारा करा दे। कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, कांग्रेस भी शांत, हम सब ये डिबेट सब कुछ अजय शांत। माकन ये लोग अभी अभी पहुंचे हैं चुनाव आयोग से मिलने के लिए। भूपेंद्र सिंह हुड्डा, अभिषेक मनु सिंघवी, जयराम रमेश, ये अभी साथ साथ हैं, इनकी अभी एक मीटिंग चल रही थी, इसके बाद अभी ये चुनाव आयोग से मिलने के लिए पहुंचे हैं। लेकिन क्या आपने इस बात को नजरअंदाज दुष्यंत जी कर दिया कि यहाँ पर चुनाव आयोग ने ये कह दिया है कि बैटरी कितनी उसकी चार्ज है या ईवीएम कितनी चार्ज है, से नतीजों का कोई लेना देना नहीं है? इस बात को आपने नहीं, नजरअंदाज कर दिया? आप उसके यूटिलाइजेशन को तो आप हम सब लोग पढ़े लिखे हैं। अगर फोन हमने सुबह से शाम तक यूज किया है तो उसकी बैटरी डिस्चार्ज होती है, और अगर एकदम फ्रेश लेके आए हैं तो उसकी बैटरी 99% 100% रहती है। सौरभ जी, देखिए, मैं तो कहता हूं कि राजनीतिक पार्टियां जब से देश आज़ाद हुआ, एक इतिहास में जो है कोई ना कोई नज़ीर पेश करती हैं। तो कांग्रेस पार्टी को इस बार एक नज़ीर पेश करनी चाहिए कि हिमाचल प्रदेश में, तेलंगाना में, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका में, जहां जहां पर उनकी सरकारें हैं वहां से वो इस्तीफा दें तत्काल जो है, और बाकायदे सबूतों के साथ जो है वो सुप्रीम कोर्ट में और चुनाव आयोग के पास जाएं। तो इससे उनको नैतिक बल भी मिलेगा। मैं कह रहा हूं उनको, उनकी आत्मा को नैतिक बल मिलेगा, क्योंकि जब सुप्रीम कोर्ट ने जिसे एक बार निर्णय दे दिया तो हर बार चुनाव होंगे, हर 2 महीने में चुनाव होंगे, आप हर
हर बार ईवीएम का रोना लेकर के वहां पे जाएंगे तो देखिए ये देश की जनता का अपमान तो कर ही रहे हैं। और इतना समय देश के सुप्रीम कोर्ट और चुनाव आयोग के पास भी नहीं है कि वो हर महीने चुनाव भी कराता रहे, फोरेंसिक हर जांच महीने कराने में क्या EVM को भी दिक्कत जांच है भाई? करता रहे। नहीं कराइए आप, मैं तो कह रहा हूँ फोरेंसिक जांच अरे कराइए गए ना, ना। आपका डेलीगेशन चला गया है, EVM डेलीगेशन की गया है, फोरेंसिक स्वागत है जांच उसका। कराओ, नहीं उसमें तो से गए लोगों हैं, का अभी पैर बैठक पक- भी चल रही है, बैठक भी चल रही है, आप जाइए, अधिकारियों लेकिन के साथ नजीर बैठक भी पेश चल रही है। करिए। नजीर इसलिए कह रहा हूँ हाँ, आपको कि इस्तीफा दिला दो आप। कम से कम जो आज अराजकता आपकी फैला साथी दो। सहयोगी पार्टी है, जिसमें शिवसेना उद्धव ठाकरे है, उसने आपके ऊपर आरोप लगाया कि आपके अंदर अहंकार था। आपके अरविंद केजरीवाल जी ने आपके ऊपर है, आरोप लगाया, ठीक है। असुद्दीन ओवैसी जी लेकिन- ने आरोप लेकिन इसके लगाया। साथ-साथ- तो अपने गिरेबान हाँ, में झांकेंगे ठीक तो है, ज्यादा लेकिन बेहतर। आप अभी- उसकी अभी बात देखिए, नहीं आपने- करेंगे फोरेंसिक जांच की, दुष्यंत, बाकी मैं सारी कह रहा हूँ बात आपका अधिकार है, जाइए ठीक है, फोरेंसिक दुष्यंत जांच जी, करवाइए। अभी खबर ये भी वो मिल चुनाव रही है आयोग है, कि मैं कैसे टिप्पणी बैठक करूंगा उस चुनाव पर? आयोग के साथ जो चल रही थी वो बैठक अभी भी खत्म हो चुकी है। मुझे अपडेट करना जरूरी था, इसलिए मैंने अपडेट किया। लेकिन जो आप बात सौरभ जी कह रहे हैं, आपके पास आते हुए तौसीफ शाह साहब, गंभीरता भी तो कम होती है। आप एक ही आरोप को बार बार लगाते रहेंगे, आप उसमें कुछ प्रूफ कर नहीं पा रहे, चुनाव आयोग आपको जवाब दे देता है, जो कि एक स्वायत्त संस्था है, एक संवैधानिक संस्था है, गंभीरता भी कम होती है। और दूसरी तरफ ऐसा लगता है कि क्योंकि आपके सियासत में हाथ तंग हो रहे हैं, इसीलिए ईवीएम दोषी है। तौसीफ शाह जी, अनम्यूट सर। हाँ जी सर, जी, मैं आपकी चैनल की वसादत से यही कहना चाहूंगा कि जैसे देखिए जैसे हमारे पास जो अपने पास जो ईवीएम्स होती है उनके अंदर वीवीपैट भी होता है। तो मेरे हिसाब से कि ये चीज हमेशा के लिए बिल्कुल खत्म करने के लिए एक वीवीपैट के का जो वहां से जो रोल निकलता है वो रोल काउंटिंग का भी कोई तरीका होना चाहिए उसका पर्ची जिससे से कि सब कोई मिलान शक ही किया ना जा चुका है, उसका सब हो चुका है, कोर्ट में सब हो चुका है, पर्ची से मिलान हो चुका है, किस रेशो में किसका किससे मिलान, ये सब कुछ हो चुका है सुप्रीम कोर्ट में। दूसरी चीज मैं अपने कांग्रेस के ये भाई से बोलना चाहता हूँ, बियॉन्ड द पार्टी लाइन, बियॉन्ड द पार्टी लाइन में बोलना चाहता हूँ कि देखिए मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। जैसे अभी आपने बोला कि अगर कोई भी पॉलिटिकल एनालिस्ट हो तो ये कैसे हो सकता है कि 11% का वोट उछाल हुआ है और हमारे पास अब सीट शेयर नहीं बढ़ा है। मैं आपको एक बड़ी छोटी मिसाल देता हूँ, आप 3 कॉन्स्टिट्यूंसीज को ले लीजिए कि 100 वोटर्स है 3 कॉन्स्टिट्यूंसी, ठीक है। नॉर्मली देखा जाए तो 5-6 तो कैंडिडेट्स होती हैं। मैं ये एग्जांपल दे रहा हूँ, जबकि 20-30 होते हैं। जी, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर हमने 40-40% तो या हमने 35-35 2 सीटों से लिए तो यानी हमारे पास जो वोट शेयर 3 में से आ गया तो अप्रोक्सीमेटली चलिए कोई नहीं, इसके बाद हफीज साहब इस मैथ पर थोड़ा काम करेंगे, मैं ऐसी उम्मीद रखती हूँ। लेकिन ठीक है, आपका डेलीगेशन पहुंचा, मुलाकात खत्म हो चुकी है, राइट प्लेटफॉर्म पर शायद सबूतों के साथ आप पहुंचे होंगे, लेकिन फिर भी ईवीएम अपने आप को बार बार उस कटघरे में खड़ा पाती है जहां पर वो अपनी बात रख भी नहीं सकती, अपना डिफेंस भी नहीं रख सकती है।